नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको हिस्ट्री। तो दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हम फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। कैसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासन संभाला। उसके बाद उन्होंने अमीरों को और उलेमाओं को खुश रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर अमीर और उलेमा वर्ग के लोगों को खुश रखा जाएगा तभी मैं ज़्यादा अच्छे से शासन कर पाऊँगा। इसीलिए उन्होंने अमीर और उलेमा वर्ग के हिसाब से भी कार्य करना शुरू करा। अमीरों के पदों को वंशानुगत बना दिया। जो सेनाओं में पद थे उनके पदों को भी वंशानुगत बना दिया। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है दोस्तों। तो डर लग रहा था मुझे अपनी मंजिल के फासले को देखकर। डर लग रहा था मुझे अपनी मंजिल के फासले को देखकर, लेकिन मैं रुका नहीं बढ़ता गया। लेकिन मैं रुका नहीं बढ़ता गया अपनी मंजिल के रास्ते को देखकर। धीरे धीरे खुद ही मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरे हिम्मत और हौसले को देखकर। तो दोस्तों, शुरुआत में तो सभी को डर लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो सफलता तो आपको मिलनी तय है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए, स्टार्ट तो करना चाहिए। हर कोई पहले ही सीख कर नहीं आता। सब लोग जो हैं इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें सोचना है कि हमने अगर कोई भी कार्य सोचा है तो उसमें असफलता सफलता नहीं देखनी। सिर्फ अगर वो हमने काम सोचा है, हमारा उस कार्य को करने का मन है और हम जानते हैं कि हम उसे अच्छे से कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, फ़िरोज़ शाह तुगलक के आज प्रशासनिक कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कैसे तुष्टीकरण की नीति का बताई थी मैंने आपको? लुभाना, लोगों को खुश रखना, ये थी तुष्टीकरण की नीति। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अमीर व सैनिकों के पदों को भी वंशानुगत किया। और सिर्फ इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 4 कर शुरू करे। कौन से 4 कर शुरू करे? एक जजिया कर। जजिया कर क्या होता था दोस्तों? यह कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत आया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया कर को भारत में लाए थे, और यह जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। किस पर? गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमानों पर यह लगाया जाने वाला कर था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जजिया कर को भू राजस्व के साथ जोड़ दिया था। मतलब जो जजिया कर है उसे भू राजस्व के साथ जोड़ दिया था। लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या करा? जजिया कर और भू राजस्व को अलग अलग कर दिया। किसको? जजिया कर को और भू राजस्व को अलग अलग कर दिया। जिसे किसने जोड़ दिया था? दिल्ली सल्तनत के और सुल्तानों ने जोड़ रखा था। ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों पर भी नहीं लगाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने पहली बार यह जजिया कर ब्राह्मणों पर लगवाया। किस पर? ब्राह्मणों पर यह कर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लगवाया, और विधवाओं पर, विकलांगों पर
अनाथों पर यह कर नहीं लगाया, सिर्फ किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर लगाया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था किसी पर भी यह कर, सिर्फ किस पर होता था? ये गैर मुसलमानों पर यह कर लगाया जाता था। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना आपको, गैर मुसलमानों पर यह लगाया जाता था कर। ठीक है, फिर आता है जकात कर। अब जकात कर क्या होता है दोस्तों? ये करों के बारे में बहुत आ जाता है, जैसे पूछ लेंगे आपको जजिया कर किस पे लगाया जाता है, तो जजिया कर है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। अब जकात कर पूछ रहे हैं तो जकात कर जो है अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से इन्हें समझना है। ठीक है, तो जकात कर जो है दोस्तों, यह कर अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता था वह किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकता था और वही जकात कर कहलाता था। मतलब आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग गरीब हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाती है, कितनों के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो जो सक्षम होते हैं, जिन पे पैसे होते हैं, तो वो उन्हें दे देते हैं, है ना। तो यह एक तरह से क्या कहलाएगा? जकात कर कहलाएगा। मतलब जो सक्षम है, जिस पर पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं, तो अगर वो किसी ज़रूरतमंद को दे देता है तो वही जकात कर है। ठीक है, तो अमीर मुसलमानों पर यह कर लगाया जाता था। ठीक है, अब आता है खम्स कर। यह कर जो होता है दोस्तों, यह एक लूट का माल होता है। खम्स कर जो होता है दोस्तों, एक लूट का माल होता है। तो इसमें क्या होता था, आपको मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, जो लुटेरे होते थे उस टाइम पे, कौन होते थे लुटेरे? मंगोल होते थे। तो मंगोल जो लुटेरे होते थे, तो जितना भी लूट का माल लाते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था कि आप 80% हमें देंगे, राज्य को देंगे, और 20% आप रखेंगे। तो उस टाइम पे फिर मंगोलों का बहुत युद्ध हुआ था, आक्रमण करे थे, विद्रोह करा था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय। लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या करा? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कहा अब लुटेरों से कि 80% जो है वो आप रखिए लूट का माल, और 20% हमें दीजिए। ठीक है, मतलब फिर से वही परिवर्तन कर दिया था। तो यही है कि इसमें यह कर लूट का माल होता था, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 80% हिस्सा राज्य के लिए और 20% हिस्सा लूट वाले व्यक्ति को दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात हो रही है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, मंगोलों ने बहुत विद्रोह किया, और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने बहुत क्या करा, क्रोध दिखाया, उन पर आक्रमण भी करे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सोचा कि मैं ये गलती नहीं करूँगा, जैसा चलता आ रहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो उसने क्या सोचा कि 80% जो हिस्सा है लूट का, वो सिर्फ जिसने लूट की है ना, लुटेरा है जो, उसे ही दे दिया जाए, और 20% सिर्फ राज्य को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ही करा उन्होंने, और 20% हिस्सा राज्य के लिए रखा। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 80% हिस्सा, जिसने लूट की है, लुटेरे हैं जो, जिन्होंने क्या करा है, एक तरह से लूट का माल लाए हैं, तो 80% वही रखेंगे और 20% राज्य को देंगे। ठीक है, अब आता है खराज कर। खराज कर जो होता है दोस्तों, यह कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, और यह एक भू राजस्व कर होता है, खराज कर। फिर आता है उस्र कर। उस्र कर है दोस्तों, यहाँ पर रॉ और लगाइएगा। ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है तो आप सही करिएगा। तो उस्र कर जो है दोस्तों, यह एक मुस्लिम कर था, जो कि सिर्फ मुस्लिमों पर भू राजस्व के रूप में लगता था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इन 5 करों के अलावा कुछ और करों को भी शुरू किया। जैसे ये 5 कर तो शुरू किए ही उन्होंने, कौन कौन से? एक जजिया, एक जकात, दूसरा जकात, तीसरा खम्स, फिर उस्र कर, और एक और कर है, वो कौन सा है?
जजिया है, ज़कात है, और कौन कौन सा कर है, खम्स है, खम्स कर है, फिर खराज कर है। खराज जो किस पर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और यह एक भू राजस्व कर था। ठीक है, जजिया, ज़कात और खम्स और खराज और उस्र कर, यह 5 करों पर परिवर्तन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब इन करों के अलावा भी फिरोज शाह तुगलक ने और कर भी शुरू किए, जैसे हक ए सर्ब, यह एक सिंचाई कर था। हक ए सर्ब, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई, और जो इन नहरों के पानी को यूज़ करता था, प्रयोग करता था, इन पानी को लेता था, तो उस पर कितना परसेंट, 10% कर देना पड़ता था, जो भी यूज़ करता था। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया, जिसमें आती है उलुग खानी नहर, जो यमुना से हिसार तक जाती थी। ये फिरोज शाह तुगलक ने नहर बनवाई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नगरों का भी निर्माण करवाया, जैसे जौनपुर नगर, जो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। जौनपुर नगर किसने बनाया था, आ जाता है क्वेश्चन ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। फिर आता है फिरोजाबाद नगर, फिर आता है हिसार नगर, और चौथा है फतेहाबाद नगर। इन सभी नगरों का वास्तुकला का निर्माण, जो जैसे नगर बनाए होंगे तो उनमें कारीगरी भी तो दिखाई होगी। आप देख के आना, कैसे देख के तो आप कहाँ जाओगे देखने, आप बुक में देखना इन, ठीक है, इनके चित्र देखना, इन नगरों को कैसे बनाया गया है। ठीक है, और उस पर कारीगरी देखना। तो वो जो कारीगरी की हुई है वो करी गई है मलिक गाजी सहना ने। तो वास्तुकला का निर्माण किसने किया था, मलिक गाजी सहना ने। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों का भी निर्माण करवाया, जो चांदी और तांबे के होते थे, जिनका क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था अद्दा और विक। सिक्कों का क्या नाम था, अद्दा और विक, ये थे सिक्के। ठीक है, एक बार जल्दी से हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर से, और आपका एक तरह से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अब जैसे पूछ लेंगे आपसे, किसे जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ऐसे भी आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर आपसे कह देंगे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर में आ जाते हैं, बहुत लेंदी क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, और अगर आपको उस व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप सही ऑप्शन पर नहीं पहुंच सकते। ऐसा आता है यूजीसी नेट का पेपर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारा पता चल गया कि किस तरह का व्यक्ति था, उसने अमीरों को, उलेमाओं को खुश रखा, तुष्टीकरण की उसने नीति अपनाई, उसने जो कर थे उनमें भी उसने सुधार किया, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी और तो बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे ना। तो वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से आते हैं। और यूपीएससी के पेपर में भी देख लीजिए, यूपीएससी के पेपर में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। आप अपनी लैंग्वेज में तो लिखेंगे, लेकिन वही लिखेंगे जो उससे रिलेटेड हो, है ना। अपनी भाषा में तो लिखा ही जाता है पेपर, किताबी लैंग्वेज में तो कोई नहीं लिख पाता। तो आपको उसके व्यक्ति के बारे में आना तो चाहिए कि क्या है वो व्यक्ति, कैसा था, क्या कार्य उसने किए थे, कैसे सिक्के चलाए थे उसके टाइम पे, वास्तुकला का निर्माण करा था किसने करा था, नहरें उसने बनवाई थी, कौन सी नहर थी। इतने सारे आप अगर टॉपिक भी लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह से टॉपिक बना के लाई हूँ कि आप ये अपनी लैंग्वेज में है ना, किताबी लैंग्वेज में नहीं है ये मैं अपनी लैंग्वेज में बना के लाई हूँ
जिससे आप अच्छे से याद कर लें और अपनी ही लैंग्वेज में हम थियोरेटिकल जो पेपर होता है उसे दे पाते हैं और अपनी लैंग्वेज में हमें ज़्यादा टाइम तक भी याद रहता है। और इसके और भी बेनिफिट हैं, हम ज़्यादा लंबे टाइम तक इस तरह से याद करके रख सकते हैं और जितने भी ऑप्शन आ गए तो हम समझकर सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से फ़ायदा है अपनी लैंग्वेज में जो किताबों का ज्ञान है उसे अपनी लैंग्वेज में याद करना, है ना। अपनी लैंग्वेज में याद करना है, रटना नहीं है, सारा समझना है आपको। रट कर कभी भी कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे थे हम? तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी इन्होंने, अमीर व सैनिकों के पदों को वंशानुगत किया, तकावी ऋण को माफ़ किया, लोन को माफ़ कर दिया। जिन्होंने लोन लिया था उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो वो लोन भी माफ़ कर दिया। 24 करों को भी हटा दिया, जो 24 कर थे सिर्फ 5 कर लगाए, नहीं 4 कर लगाए। एक जजिया कर है, एक जक़ात है, एक खम्स है, एक खराज है। नहीं दोस्तों 5 कर है, मैंने गलती से 4 लिख दिए हैं, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, ठीक है। 5 कर हैं। वो कौन कौन से? जजिया है, जक़ात है और खराज है, खम्स है, उसर कर है। और जजिया कर जो है वो किस पर? गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जजिया कर भी, है ना। ये देखिए गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर जजिया कर था। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जजिया कर को भू राजस्व के साथ जोड़ा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर और भू राजस्व को अलग अलग कर दिया। जजिया कर भारत में कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम लाया था 712 ईस्वी में, ठीक है। फिर जजिया कर जो है किस किस पर नहीं लगाया गया? विधवाओं पर, बूढ़ों पर, अनाथों पर नहीं लगाया गया। सिर्फ किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर आता है जक़ात कर, जो कर अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, जक़ात का मीन्स क्या होता है। किसी ज़रूरतमंद के इंसान की मदद करना जक़ात कर के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आता है खम्स कर, यह एक लूट का माल होता था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने तो 80% लिया अपना हिस्सा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ 20% लिया, 80% लुटेरों को ही दे दिया। यह होता है खम्स कर। फिर खराज कर, यह कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और यह भी एक भू राजस्व कर था, ठीक है। फिर उसर कर, और यह कर जो है मुस्लिम कर था, जो कि सिर्फ मुस्लिमों पर भू राजस्व के रूप में लगता था। और फिरोज शाह तुगलक ने अब क्या करा? इन 5 करों के अलावा कुछ और करों का भी निर्माण शुरू किया था, कुछ और करों को भी शुरू किया, जैसे हक़ सर्ब, जो एक सिंचाई कर था, जिस पर 10% फिरोज शाह तुगलक कर लेता था। जो भी उस पानी को यूज़ करता था तो उस पर 10% क्या लेता था? कर लेता था। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट का जो अभी भी आपको दिखता होगा, इंटरेस्ट का जितना भी इंटरेस्ट लगता है, बैंकों में भी लगता है, और हर जो हम सामान लेते हैं, है ना, उस पर भी क्या देना पड़ता है हमें? जीएसटी लगता है ना उस पर भी। तो उस पर भी हम क्या देते हैं? एक तरह से कर ही देते हैं वो। और वो कर क्या होता है? एक तरह से जनता का ही पैसा होता है, और जनता के पैसे से ही क्या चल रहा है? पूरा व्यापार चल रहा है ना। तो यह कर बहुत टाइम से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, और आगे भी चलता रहेगा। बस क्या हो गया? थोड़ा रूप बदल गया उनका, है ना। हक़ सर्ब जो है दोस्तों, वो एक सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने बता दिया आपको, जो नहरें बनाई थी उन पर कर लगाया था 10%, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर बनाई थी, उलुग खानी नहर, जो यमुना से हिसार तक जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने नगरों का भी निर्माण करवाया। जौनपुर नगर, जो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनाया। फिर फिरोजाबाद नगर, हिसार नगर,
फतेहाबाद नगर, और इन सभी नगरों की वास्तुकला किसने करी थी? मलिक गाजी सहना ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने सिक्कों का भी निर्माण करवाया, जो चांदी और तांबे के रूप में होते थे, जिनका नाम क्या कहा जाता था? अद्दा और विक। क्या कहा जाता था सिक्कों को? अद्दा और विक, फिरोज शाह तुगलक के समय। तो यहीं समाप्त होती है दोस्तों हमारी क्लास। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम भी यूट्यूब की दुनिया में नए नए आए हैं, और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा मेरा भी ग्रुप बड़ा होगा, और मुझे खुशी होगी कि जितना ज़्यादा मेरा ग्रुप बड़ा होगा उतना ज़्यादा एक मेरे लिए टारगेट बन जाएगा कि मैंने इतने लोगों को पढ़ाना है, कंटेंट देना है। तो उतनी बड़ी फिर मैं क्या बनाऊंगी? अपनी एक टीचरों की आपके लिए एक टीम बनाऊंगी पूरी टीचरों की, जो सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से दे सकती है। और जितना भी मेरी तरफ से अभी हो रहा है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप कुछ इंटरेस्ट ले रहे होंगे पढ़ाई के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।